Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next topic of the Constitution of India, that is distribution of powers between the center and state. तो हमने बड़े बार ये डिस्कस किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर में भी पढ़ा कि देयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। उन्हीं पावर्स को हम देखेंगे कि कैसे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है जो किया गया है सेंट्रल स्टेट के बीच में, क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट इंडिया इज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम। और फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम में जनरली आप देखते हैं कि वहाँ पे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लॉ मेकिंग पावर्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो फाइनेंशियल मैटर्स भी होते हैं उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट होता है। तो यहाँ पे हम ओनली बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर्स का, ये आपको ध्यान में रखना है। रिलेशन बड़ी तरह के हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर स्टेट जो है फाइनेंशियल मैटर्स में भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में भी होता है। हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं सिर्फ लेजिस्लेटिव मैटर्स में, कहाँ पे किन सब्जेक्ट पे सेंटर को लॉ बनाने का राइट है और किन मैटर्स में जो है स्टेट को लॉ बनाने का राइट्स है, और अगर दोनों को लॉ बनाने का राइट है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बिटवीन सेंटर स्टेट, नॉट द फाइनेंशियल पावर्स एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। ठीक है जी। तो सेक्शन 45 जो है सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करता है जिसको आपको यहाँ पे स्टडी करना है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, सॉरी आर्टिकल, सेक्शन नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, आर्टिकल 245 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस आर मेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर स्टेट। तो सेक्शन 245 जो है वो बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई है, लेजिस्लेटिव पावर जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंडर पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट जो है पूरे देश के लिए या देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। एंड द स्टेट लेजिस्लेचर विल मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। और जो स्टेट असेंबली होगी, स्टेट लेजिस्लेचर जो होगी, वो अपने स्टेट के लिए या स्टेट के किसी पार्ट के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 245 बिल्कुल क्लियर यहाँ पे करता है कि पावर जो है पार्लियामेंट की जो है होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की पूरी टेरिटरी के लिए या एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए कानून बना सकती है। और स्टेट सिर्फ जो अपनी ही स्टेट की टेरिटरी के अंदर कानून बना सकती है या स्टेट के किसी पार्ट के अंदर जो है कानून बना सकती है। तो यहाँ पे इस पार्लियामेंट की पावर बहुत ज़्यादा है, सेंटर की पावर जो है उसको अपने ही स्टेट तक ही सीमित होती है। तो बड़े सारे आपने लॉ देखे होंगे जो स्टेट असेंबली बनाती है, वो सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं उसी स्टेट तक। जैसे वैट हो गया, राजस्थान में वैट एक्ट उनका अलग है। इसके अलावा रेंट एंड कंट्रोल एक्ट जो है वो अलग है। इसके तरीके से बड़े सारे एक्ट होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि वो स्टेट असेंबली ने बनाए हैं और स्टेट तक ही उनकी जो है एप्लीकेबिलिटी होती है। सेकंड बात यहाँ पे लिखी हुई है, अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। पार्लियामेंट के बना हुआ कानून जो है इस ग्राउंड के बेसिस पे जो है इनवैलिड नहीं किया जा सकता कि उसने अपनी टेरिटरी से बाहर जाके कानून बनाया है। यहाँ पे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी सिस्टम सामने आता है। हालांकि पार्लियामेंट को जो पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, वो पूरी टेरिटरी के लिए कानून बना सकते हैं, और स्टेट जो है वो सिर्फ अपनी ही टेरिटरी के लिए कानून बना सकती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैटर्स पार्लियामेंट को दे रखे हैं वो उन्हीं से रिलेटेड जो है पूरे इंडिया में कानून बना सकते हैं। लेकिन दूसरे क्लॉज में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप इस ग्राउंड पे पार्लियामेंट के कानून को नल एंड वॉइड नहीं कर सकते कि उसने जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन किया है, जो अपनी टेरिटरी से बाहर आके, उसकी टेरिटरी क्या है जो सब्जेक्ट मैटर दे दी गया है, अपनी टेरिटरी से बाहर आके कानून बनाया है। इट मीन्स कि पार्लियामेंट किसी भी बेस पे कोई भी कानून जो है बना सकता है, अपने सब्जेक्ट के बाहर जाके भी कानून जो है बना सकता है। आगे भी आप इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आगे है यहाँ पे फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द पार्लियामेंट फॉर द होल कंट्री एंड द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिस्पेक्टिव स्टेट इज कॉम्पिटेंट टू मेक लॉ। तो ऊपर वाली दोनों बातों से अब ये क्लियर हो जाता है कि पार्लियामेंट जो है पूरी कंट्री के लिए कानून बना सकती है, स्टेट जो है अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट में ही कानून जो है वो बना सकती है। A.H. वाडिया वसी इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे AIR 1949 फेडरल कोर्ट हेल्ड दैट in the case of sovereign legislature, question of extra territory
टेरिटोरियलिटी ऑफ एनी इनेक्टमेंट कैन नेवर बी रेज्ड इन द म्यूनसिपल कोर्ट एज अ ग्राउंड ऑफ द चैलेंजिंग इट्स वैलिडिटी। तो इस केस में भी बिल्कुल क्लियर किया गया कि टेरिटरी से बाहर जाके, अपने सब्जेक्ट मैटर से बाहर जाके भी अगर पार्लियामेंट कानून बनाती है तो कोई भी म्यूनसिपल कोर्ट, कोई भी इंडिया की कोर्ट जो है उसको इनवैलिड नहीं कर सकती है। इसके अलावा श्रीकांत बी कारुलकर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केसेस में 1994 सुप्रीम कोर्ट के केस में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेड दैट द स्टेट इज कॉम्पिटेंट टू मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ ऑन द that the state is competent to make extraterritorial law on the basis of the theory of territorial nexus। तो territorial nexus के basis पे जो है जो स्टेट है, स्टेट यहाँ पे कंट्री जो है वो लॉ बना सकती है। टेरिटोरियल नेक्सस क्या होता है? जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट होता है और जहाँ पे पार्लियामेंट जो है अपनी टेरिटरी से बाहर जाके कानून को बना सकती है तो उसको हम टेरिटोरियल नेक्सस बोलते हैं। तो इंडिया में पार्लियामेंट जो है अपनी टेरिटरी से बाहर जाके भी कानून बना सकती है। हालांकि उसको नीचे लिस्ट दे दी गई है, यूनियन लिस्ट दे दी गई, वो इसी मैटर में कानून बनाएगी वो, लेकिन वो इन लिस्ट से बाहर जाके भी कानून जब बनाती है तो उसको हम टेरिटोरियल नेक्सस बोलते हैं। तो टेरिटोरियल नेक्सस के बेसिस पे वो अपने लिस्ट, अपने सब्जेक्ट मैटर से बाहर जाके भी कानून जो है बना सकती है। इट मीन्स कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है इन द मैटर ऑफ लॉ मेकिंग। लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट मैटर जो है उनको डिवाइड कर दिया गया है 246 में। जो 245 में आपने देख लिया कि कौन किस किस मैटर में कानून पार्लियामेंट जो है पूरी कंट्री के लिए कानून बनाएगी और स्टेट जो है अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए कानून बनाएगी। 246 जो है यहाँ पे लिस्ट बना दी गई है कि कौन कौन सी लिस्ट जो है किसके अंडर फॉल करती है। तो शेड्यूल 7 है, आपको बताया मैंने 12 शेड्यूल है, उनमें से 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो 3 टाइप ऑफ लिस्ट बताता है सब्जेक्ट मैटर की। पहला है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। और इन लिस्ट में जो है जो मैटर फॉल करते हैं उन पे ही सेंटर या स्टेट जो है कानून बनाएगी। यूनियन लिस्ट जो है जिसपे सेंटर लॉ बनाती है, इसमें 97 सब्जेक्ट हैं। आपने ये सारे सब्जेक्ट सुने होंगे। डिफेंस से रिलेटेड सेंटर ही कानून बनाती है, सेंटर का ही रूल चलता है, आपको पता है। फॉरेन अफेयर्स में भी, वॉर एंड ट्रीटी में किसी भी कंट्री के साथ कोई वॉर एंड ट्रीटी करनी है। न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, रेलवे देखा सेंटर का सब्जेक्ट आपको पता है। इसके अलावा एयरवेज हो गया, शिप हो गया, टेलीग्राफ हो गया, आपने देखा डाक सिस्टम जो है वो भी सेंट्रल है, टेलीफोन सिस्टम भी सेंटर का है, फॉरेन ट्रेड भी सेंटर का है, सिटीजनशिप, किसी को सिटीजनशिप देनी है या नहीं देनी है ये भी सेंटर का इशू है, सेंसस जनगणना जिसको हम बोलते हैं, फॉरेन डेप्ट, फॉरेन के जो कर्जे जो या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस के मैटर, इनकम टैक्स के मैटर, कस्टम ड्यूटी, ये सारे पार्लियामेंट के सब्जेक्ट हैं। इस पे सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बनाती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करती है। स्टेट लिस्ट है आपके पास, स्टेट लिस्ट में 66 मैटर हैं। इसमें आपने मोस्ट ऑल देखा पुलिस, हर स्टेट की पुलिस अपनी होती है, वो अपने तरीके से काम करते हैं, उस पर लॉ भी जो है स्टेट ही बनाती है। पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस से रिलेटेड है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का काम भी पुलिस का ही होता है, तो ये भी इसके अंडर होता है। जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस कैसे होगा, आपने देखा होगा म्यूनसिपल फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की अपॉइंटमेंट जो है जो स्टेट ही करती है। जेल प्रशासन हो गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटीज़, पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल से रिलेटेड भी, एजुकेशन से रिलेटेड भी। आपने देखा होगा हर एक स्टेट का एजुकेशन सिस्टम अपना अपना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इरीगेशन से, सिंचाई व्यवस्था से, फॉरेस्ट जंगल जो होते हैं उस पर भी स्टेट ही कानून बनाती है। इंटरटेनमेंट से रिलेटेड इन सभी मैटर्स पे लॉ बनाने का राइट जो है वो स्टेट का है। आपने कहीं ना कहीं ये मैटर देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। कंकरेंट लिस्ट क्या है? कंकरेंट लिस्ट में 47 मैटर है जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, मतलब बोथ सेंटर स्टेट इज एलिजिबल टू मेक लॉ ऑन सच मैटर्स। तो ऐसे मैटर कौन से? पीनल लॉ, आईपीसी में अगर कोई चेंजेस कर, आईपीसी जो इंडिया में बनी हुई है अगर उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं पीनल लॉ में तो सेंटर भी कर सकती है, स्टेट भी कर सकती है। क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, आपके पास सीआरपीसी है, सीआरपीसी में आपने देखा होगा अगर आप बीआर एक्ट पढ़ते होंगे तो वहाँ पे सीआरपीसी तो सेंटर ने बनाई है, लेकिन उसमें कोई अमेंडमेंट जो है अपने अकॉर्डिंग को स्टेट करना चाहे किसी सेक्शन में, किसी प्रोविजन में, तो वो कर सकता है। मैरिज और डाइवोर्स से रिलेटेड अपने अपने होते हैं। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट जो है हमारी पार्लियामेंट ने पास किया है, लेकिन उसका कोई प्रोविजन अगर कोई स्टेट चेंज करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि दोनों इस पर लॉ बना सकते हैं। मैरिज के मैटर में आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, हिंदुओं में मैरिज के रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है। तो फिर कोई भी स्टेट जैसे यूपी में
मुस्लिमों की भी मैरिज के रजिस्ट्रेशन जो है वो उसको ज़रूरी करना है। डाइवोर्स से रिलेटेड मैटर हो गए, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैटर, फॉरेस्ट इकॉनमिक, देखिए इसमें इकॉनमिक और सोशल प्लानिंग से मैटर जो है, पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड, आप कोई भी स्टेट चाहे तो 2 बच्चों का लॉ लेके आ सकता है, उसको किसी ने नहीं रोका हुआ, लेकिन नहीं लाते वो अलग बात है। फैमिली प्लानिंग होगी, सोशल सिक्योरिटी होगी, पेंशन से रिलेटेड हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर से रिलेटेड लॉ जो है, इन सभी चीज़ों पे जो है पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। याद रखिए आप, न्यूज़पेपर हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग हो गया, डाइवोर्स मैरिज के रिलेशन हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर और पीनल कोड से रिलेटेड सभी मैटर्स पे स्टेट भी और सेंटर भी लॉ बना सकता है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। इफ देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लॉ मेड बाय द टू, देन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी प्रोसीड। अब कॉन्करेंट लिस्ट में ऑब्वियस सी बात है, दोनों लॉ बना सकते हैं। तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट पे, मैरिज के सब्जेक्ट पे सेंटर ने भी लॉ बनाया है और उसी सब्जेक्ट पे जो है स्टेट ने भी लॉ बनाया, और उसमें जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है तो अगर कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट हमेशा पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को ही सुपरसेड मान गया, उसी का लॉ को सेम मानेगा। इसके अलावा 248 में जो रेस्यूजरी पावर्स बोली गई हैं, रेस्यूजरी पावर क्या होते हैं, जो बचे खुचे मामले हैं, ऐसे मामले या तो ना तो वो स्टेट लिस्ट में लिख रखे हैं और ना ही वो जो है कंकरेंट लिस्ट में लिख रखे हैं, ऐसे मैटर पे लॉ बनाने का राइट भी जो है सिर्फ पार्लियामेंट को ही होगा। तो पार्लियामेंट जो है वो देखिए यहाँ पे सुप्रीम है, हालांकि यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर की लिस्ट बना रखी है, लेकिन फिर भी जो पार्लियामेंट को ही ज़्यादा पावर जो है यहाँ पे दी गई है। तो रेसिजरी पावर मैंने आपको समझा दिया, ऐसे मैटर जिनको ना तो स्टेट लिस्ट में लिख रखा है ना ही कंकरेंट लिस्ट में लिख रखा है, ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाने का राइट जो है पार्लियामेंट के पास रहेगा, स्टेट पार्क के पास जो है नहीं रहेगा। इसके अलावा नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1998, सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना ये किसका काम है, ये स्टेट का काम है, उससे रिलेटेड वो कानून बना सकते हैं। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 जो सेंटर ने बनाया है वो पब्लिक ऑर्डर में नहीं आता है, वो आर्म फोर्सेस है और डिफेंस का मैटर है जो सेंटर का आता है, इस पे प्रोविज़न किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऐसे पावर है पार्लियामेंट के, वो जो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकते हैं। ऊपर तो आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट को और पावर दी गई है कि इन ऐसे ग्राउंड जब बन जाते हैं, ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो पार्लियामेंट स्टेट के किसी भी मैटर पे कानून बना सकता है, चाहे वो एजुकेशन का मैटर हो, चाहे वो हॉस्पिटल का मैटर हो, पब्लिक ऑर्डर का मैटर हो, या फिर प्लानिंग का मैटर हो, फॉरेस्ट का मैटर हो, एग्रीकल्चर इरीगेशन का मैटर हो, उस पर जो है पार्लियामेंट ही कानून बनाएगा। तो हालांकि लिस्ट यहाँ बनाई गई है, लेकिन आगे के कुछ आर्टिकल में इस पार्लियामेंट को स्पेशल पावर दी गई है कि किस सिचुएशन में वो स्टेट लिस्ट में, जो स्टेट लिस्ट आपने पढ़ी जिस पे स्टेट ही कानून बना सकता है, उस स्टेट लिस्ट पे भी पार्लियामेंट कानून बना सकता है। कब? नेशनल इंटरेस्ट। अब 249 में साफ बताया हुआ है कि राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे 2/3 मेजोरिटी के साथ, और उस मैटर पे जो कानून बना रहा है वो नेशनल इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट में कानून बनाना जरूरी है। अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से इसको पास कर दे तो फिर पार्लियामेंट जो है उस सब्जेक्ट पे, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर जो है स्टेट के अंडर क्यों ना होता हो, वो कानून बना सकती है। तो नेशनल इंटरेस्ट के मैटर में जो है पार्लियामेंट जो स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे कानून जो है बना सकती है। इसके अलावा ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द एमरजेंसी, एमरजेंसी के टाइम पे 250 में साफ लिखा हुआ आर्टिकल में कि एमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में दिए हुए किसी भी मैटर पे कानून बना सकती है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और ये जो है 6 मंथ तक वैलिड रहता है, जब तक एमरजेंसी ख़त्म नहीं हो जाती, तो या 6 मंथ तक, या फिर जब तक एमरजेंसी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये जो है लॉ एप्लीकेबल रहता है। तो ये स्पेशल पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो कब जो है स्टेट मैटर में, स्टेट सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है, ये एक्स्ट्रा पावर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ RMDC स्टेट ऑफ मैसूर AIR 1962, इट वाज हेल्ड दैट इन द टाइम ऑफ पासिंग सच रेजोल्यूशन इफ द लॉ ऑन द रिलेटेड मैटर इज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस एंड नॉट इन द कंसर्न्स विद द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अगर जो है नहीं सॉरी, ये थोड़ा मैंने आगे बता दिया आपको, आई एम सॉरी, पहले हम पढ़ रहे हैं, तीसरा पढ़ेंगे कंसेंट ऑफ द स्टेट। हाँ, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंसेंट। तो 252 में साफ बोला हुआ है कि जब स्टेट खुद ही कंसेंट दे दे पार्लियामेंट को, स्टेट जो स्टेट असेंबली जो है वो खुद कंसेंट देती है पार्लियामेंट को कि आप इस सब्जेक्ट पे आप कानून बनाइए, तब पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कानून बनाने की। तो RMDC वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में ये बोला गया कि ऑलरेडी स्टेट ने कोई ऐसा कानून बना रखा था, तब तो फिर पार्लियामेंट का कानून सुप्रीम माना जाएगा, जो पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा वो सुप्रीम माना जाएगा, ना कि स्टेट के द्वारा। तो अभी तक आपने देखा कि नेशनल इंटरेस्ट में एमरजेंसी के टाइम पे, एमरजेंसी पढ़ेंगे आप आगे, 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम पे भी पार्लियामेंट जो है स्टेट मैटर में कानून बना सकता है।
इसके अलावा स्टेट खुद कंसेंट दे दे, सहमति दे दे कि आप हमारे मैटर में कानून बनाइए, तब पार्लियामेंट कानून बना सकता है। इसके अलावा गिविंग इफेक्ट टू द ट्रीटीज़ एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अगर किसी मैटर पे ट्रीटी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है और मैटर वो जो है स्टेट लिस्ट में फॉल करता है, तो उस मैटर पे भी सेंटर को कानून बनाने का राइट रखती है 253 के अकॉर्डिंग। 256 में है इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो जब किसी स्टेट में जो है लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाए, स्टेट की हालत बड़ी ख़राब हो जाए, जैसे आसाम में पीछे लग रहा था, सॉरी पश्चिम बंगाल में लग रहा था, तब वहाँ पे बोल रहे थे कि राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति शासन ही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जब फेल हो जाती है, वहाँ का सिस्टम सारा फेल हो जाता है, अराजकता फैल जाती है, सिस्टम नहीं चल पा रहा। जैसे जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि वहाँ पे त्रिशंकु सरकार बन गई थी, किसी की एग्जैक्ट गवर्नमेंट नहीं बन रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में जब उस स्टेट का सिस्टम जो है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है। तो उस कंडीशन में भी 256 आर्टिकल के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सॉरी पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बताया गया है, तो इंटरप्रिटेशन की यहाँ पे किया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246 इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट। अगर 246 के अकॉर्डिंग यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में कोई मैटर जो है उस पर इशू हो जाता है कि तो उस कंडीशन में जो स्टेट लिस्ट में सॉरी इन द केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन कंकरेंट लिस्ट द यूनियन लिस्ट शैल बी इफेक्टिव। तो यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में कोई जो है डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, मतलब एक लॉ यूनियन में भी बना, यूनियन सेंटर ने भी बनाया है और कंकरेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट ने भी बनाया हुआ है, तो वहाँ पे यूनियन का ही लॉ जो सेंटर का लॉ ही पर बिल्ड किया जाएगा। इसी सिचुएशन में मान लीजिए स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में हो जाता है, तो उस कंडीशन में कंकरेंट लिस्ट को जो है इफेक्टिव माना जाएगा। सेकंड आपके पास यहाँ पे इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द सेंटर स्टेट मैटर कंकरेंट लिस्ट यूनियन लॉ वी शैल बी सुपरसीड। अगर सेंटर और स्टेट दोनों ने कंकरेंट लिस्ट में किसी सब्जेक्ट पे कानून बनाया है, मान लीजिए एजुकेशन सॉरी जो है जैसे फैमिली प्लानिंग पे जो है दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो अगर दोनों लॉ में कोई इनकंसिस्टेंसी है, कानून कुछ अलग अलग बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में सेंट्रल यूनियन का लॉ जो है वो प्रिवेल्ड माना जाएगा। इसके अलावा एनी सब्जेक्ट फॉल्स विद इन द रेसिडरी पावर और नॉट शैल बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट। अगर कोई मैटर जो है ना तो वो स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है ना कंकरेंट लिस्ट में लिखा हो, तो वो रेसिडरी मामला माना जाता है। रेसिडरी मामला कौन उस पर लॉ बनाएगा, कौन इसको डिसाइड करेगा कि ये रेसिडरी मामला है या नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। द वर्ड यूज इन द एवरी एंट्री शुड बी गिवन इन द एक्चुअल एंड नॉर्मल इंपॉर्टेंस। तो जो भी वर्ड यहाँ पे एंट्री यूज़ की गई हैं उनकी इंपॉर्टेंस तो उसी सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग होगी। एनी पर्टिकुलर स्टेटस और एक्ट statutes or act comes within which entry shall be determined by the pith and substance। पिथ एंड सब्सटेंस के बेसिस पे भी कानून बनाए जाएंगे। पिथ एंड सब्सटेंस क्या होता है, जब सेंटर और स्टेट जो है दोनों अलग अलग एक ही मैटर पे लॉ बनाते हैं, तो स्टेट का लॉ या फिर सेंटर का लॉ जो है इनवैलिड नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए सेंटर जो है स्टेट के किसी मैटर पे कानून बनाता है, या सेंटर जो है स्टेट के किसी मैटर कंकरेंट लिस्ट में किसी मैटर पे कानून बनाता है, तो उसको इस बेस पे इनवैलिड नहीं किया जा सकता कि वो एक दूसरे के मैटर में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। वहाँ पे देखी जाएगी ट्रू नेचर ऑफ द लॉ। जो लॉ बनाया जा रहा है अगर वो पूरी पब्लिक के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो उसको पास कर दिया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि सेंटर जो है स्टेट के मैटर में इंटरफेरेंस कर रहा है या फिर स्टेट जो है कंकरेंट लिस्ट में कोई भी कानून बना रही है, तो उसको पिथ एंड सब्सटेंस बोलते हैं। ऐसे ही है कलरेबल लेजिस्लेशन का प्रोविजन भी है यहाँ पे। इट इज़ वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल दैट द एक्ट विच द लेजिस्लेचर कैन नॉट डायरेक्टली, अगर पार्लियामेंट जो है या फिर स्टेट जो है किसी मैटर में डायरेक्टली कानून नहीं बना सकती है, क्योंकि सब्जेक्ट लिस्ट वहाँ पे दे रखी है, तो वो उनको जो है इनडायरेक्टली भी नहीं बना सकती, किसी और तरीके से भी बना सकती। इनडायरेक्टली जो है कुछ नाम और दे के भी उसको नहीं बना सकती, इसको हम कलरेबल लेजिस्लेशन बोलते हैं। तो ये है आपके पास कंसेप्ट। आपने यहाँ पे यही देखा कि जो कानून बनाने की पावर्स हैं वो सेंट्रल स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवन फाइनेंशियल पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम सिर्फ यहाँ पे कानून बनाने की पावर्स पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे 3 लिस्ट बनाई हुई है, 3 लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंटर कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में फिर स्टेट कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही कानून बना सकते हैं, और जो बचे कुछ मामले हैं वो रेसिडरी पावर्स में आते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट को एक्स्ट्रा पावर्स भी दी गई है जब वो स्टेट लिस्ट में कानून बना सकते हैं, जैसे इमरजेंसी आ जाती है, या फिर नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है, या फिर कंसेंट स्टेट खुद देती है, या किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ट्रीटी को इफेक्ट कर में लाने के लिए, या कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी वहाँ पे फेल हो जाए। बाकी टेरिटरी में आपने पढ़ा कि टेरिटरी, होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे सेंटर कानून बनाएगा और स्टेट के लिए सिर्फ स्टेट ही कानून बनाएगा। थैंक यू सो मच।